अपने माता पिता की तीसरी संतान कामनी जब पैदा हुई तब भादो माह चल रहा था। शतभिषा नक्षत्र की उपस्थिति में संध्या समय कामनी का आगमन धरती पर हुआ। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े अखिल जी और शोभा जी की कन्या कामनी जन्म से ही शुभ लक्षणों वाली थी। जैसे ही उसके कदम जमीन पर पड़े, अखिल जी की सालों की तपस्या सफल हुई। उनको राज्य सरकार में लिपिक की एक अस्थायी नौकरी मिल गई। बहुत खुश होकर अखिल और शोभा ने नौकरी का सारा श्रेय बिटिया को दे दिया। इसके पहले 2 बेटे थे, वह भी बहुत आज्ञाकारी और संस्कारी थे। अखिल जी ने परिवार को गांव पर ही रखा कि खेती बाड़ी भी ठीक से चलती रहे और स्वयं बाहर रहकर कमाने लगे। कामनी जैसे जैसे बड़ी हुई, अपने रूप और गुणों से सबको अभिभूत करती जाती। बहुत कम अवस्था में ही उसने रसोई और घर गृहस्थी के काम सीख लिए। फिर पढ़ाई में भी झंडे गाड़ने लगी। 12वीं की पढ़ाई तक आते आते कामनी ने गांव के सब बच्चों महिलाओं को बटोर कर पढ़ाना लिखाना और उन्हें कलात्मक बारीकियों को भी सिखाना शुरू कर दिया। उसने सिलाई कढ़ाई बुनाई से शॉल स्वेटर बिछौने कपड़े सब कुछ स्वतः सहज बनाना सीख लिया और गांव में दूसरी औरतों को भी सिखाने लगी। स्नातक की पढ़ाई खत्म करते करते कामनी घर से ही अच्छा खासा प्रशिक्षण संस्थान चलाने लगी थी। यह गांव की सब महिलाओं को अपने यहाँ प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंक से ऋण दिलवा देती थी, जिससे ये महिलाएं अपना छोटा मोटा कारोबार करने लगी थी। यह काम वह अपने गांव के साथ साथ आस पड़ोस के गांव की महिलाओं के लिए भी निःशुल्क करती थी। इलिया बनाना, दरी बुनना, लकड़ी के खिलौने बनाना, कपड़ों पर कढ़ाई करना इत्यादि काम ग्रामीण औरतें अपने गुण के मुताबिक बना करके शहर के बाजारों में पहुंचा देती थी और इसमें लगने वाले सामान और यंत्रों के लिए पैसा उन्हें बैंक से कामनी दिलवा देती थी। इस तरह कामनी अपने गांव के साथ आसपास के गांवों की भी प्रगति और समृद्धि में योगदान देने लगी थी। बिटिया के बीए पास कर लेने पर गांव के समाज में रहने वाले अखिल जी को उसके विवाह की चिंता हुई। पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कामनी के ऐसा कहने पर अखिल की आंखें भर आती। बेटी हृदय का टुकड़ा होती है और एक ना एक दिन उसे घर से विदा तो करना ही पड़ता है। ये सोचकर अखिल जी ने रिश्ता तलाशना शुरू किया। कामनी का भाग्य की शहर के बहुत बड़े अधिकारी रविशंकर जी ने कामनी को उसके कॉलेज फंक्शन में ही देशभक्ति गीत और गृह प्रबंधन की नाटिका प्रस्तुत करते हुए देखा था और उसकी व्यवहार कुशलता के कायल हो गए थे। उन्होंने खुद गांव आकर अखिल जी से कामनी का हाथ अपने छोटे बेटे हर्ष के लिए मांग लिया। ऐसा करके उन्होंने जो अखिल जी का मान बढ़ा दिया था तो वह गदगद हो उठे। फिर तनिक संकोच से बोले, हम लोग आपको क्या दे पाएंगे, हमारी हैसियत नहीं इतनी कि इतने बड़े घर में रिश्ता कर सके। अखिल के ऐसा कहने पर रविशंकर जी ने हाथ जोड़कर कहा, कामनी एक हीरा है, ऐसी बहू पाना किसी खुशकिस्मत परिवार के भाग्य में होगा। आप तो बस ये कहकर हमें कृतार्थ करिए। अखिल जी ने तुरंत हाँ कर दी, पर जब घर में बाकी लोगों ने सुना तो खुसुर फुसुर करने लगे। न देखा न जाना न सुना और शादी के लिए राजी हो गए। जाने लड़का कैसा है, उसमें कोई ऐब तो नहीं जिसको ये गांव की लड़की से ब्याह कर छिपाना चाहते हैं। ऐसी बातें सुनकर अखिल जी का सारा उत्साह जाने लगा, पर उनकी पत्नी ने उनको विश्वास दिलाया कि हमारी बिटिया बहुत गुणी है, अपनी काबिलियत से सबका दिल जीत लेगी और उसकी किस्मत से सब कुछ अच्छा ही होगा। दोनों परिवारों की सहमति से हर्ष और कामनी की सभी विधि विधानों के साथ शादी हुई।
हमने पढ़ा कि गांव की लड़की कामनी जो बहुत ही भाग्यवान थी, उसकी शादी शहरी लड़के हर्ष से होती है जो एक अधिकारी का बेटा है। ससुराल में कामनी की जेठानी जया जी, जो शहर में कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी लिखी थी और वह अपने स्टेटस का बहुत घमंड भी रखती थी। अमीर घर की जया को अपने गहनों जेवर और अमीर मायके का भी बहुत गुमान था। दादी सास और सास को तो संस्कारी बहू कामनी बहुत पसंद आई, पर जया का मन था कि देवर हर्ष के लिए भी कोई मॉडर्न लड़की चुनते, पर ससुर जी ने अपनी पसंद की बहू को गांव से लाकर जया के अरमानों पर पानी फेर दिया था। यूं तो हर्ष भी बहुत खुश नहीं था ये सुनकर कि उसकी शादी गांव की लड़की से हो रही है, पर पापा की खुशी के लिए वह चुप था। विवाह के बाद कामनी की सुंदरता व सादगी को देखकर वह भी उस पर आकृष्ट हो रहा था। पहले दिन से ही कामनी पर सबकी नज़र थी। वह अपने स्वभाव वश दूसरे दिन से ही रसोई और घर का सारा काम संभालने लगी। घर के नौकर और काम वालियों से भी कामनी का व्यवहार बहुत प्रेम और सम्मान भरा था। सुबह उठकर नहाकर पूजा करके दादी सास और अपनी सास के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद और आज्ञा लेकर वह रसोई और घर के अन्य कार्य कैसे हो रहे हैं सब देखने चली गई। जया जहाँ देर रात तक जगने के कारण सुबह देर से उठती थी, वहीं कामनी ने आदतन सुबह उठकर सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करवाने का कार्य, दादी सास को समय पर दवाई देने का काम, ससुर जी को सुबह की सैर पर जाने से पहले सूखे फल और मेवे देने का सब इंतजाम करना इत्यादि काम झट से समझ लिया। सुबह का नाश्ता पौष्टिक होना चाहिए, यह सोचकर कामिनी ने दादी सास के लिए दलिया, ससुर जी के लिए फलों का जूस और अंकुरित दालों का नाश्ता बनाया। वहीं वह जेठ जी और पति के पसंद पूछकर उनके लिए सभी सब्जियों को मिलाकर पराठे बनाए और पनीर की सब्जी बनाई थी। पहली रसोई होने के कारण उसने बेसन का हलवा और मखाने की खीर भी बनाई थी। दादी सास ने कामनी को खूब सारा नेक दिया। सब ने महसूस किया कि आज के खाने का स्वाद ही कुछ अलग था, क्योंकि इसमें बहू की प्रेम भावना जो छुपी हुई थी। सास और दादी सास दोनों नई बहू की बलाएं उतार रही थी। ये सब देखकर जया का मन और खराब हो गया। जिस बात का उसे डर था आखिर वही हुआ था। वह रसोई में झांकने तक नहीं जाती थी, कुछ बनाना भी नहीं आता था। गांव की लड़की कामनी तो रसोई में प्रवीण थी, इसीलिए जया समझ गई कि कामनी अपने हाथ के जादू से सबको अपने बस में करने वाली है। जया खुन्नस के कारण बात बात पर देवरानी को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगी। कभी उसकी सस्ती साड़ियों पर फप्तियां कसती तो कभी उसके मामूली गहनों पर, और एक दिन तो कामनी को नीचा दिखाने के लिए उसने सबके बनाए सब्जी में चुपके से जाकर खूब सारा नमक डाल दिया। सब भोजन करने बैठे। सासू माँ और ससुर जी दोनों हल्का नमक का भोजन करते थे। सब्जी का निवाला मुंह में डालते ही दोनों ने थू थू करने लगे। सब्जी में इतना नमक है, हमसे नहीं खाई जाएगी। संकोच से जब सासू माँ ने कहा तो कामनी आंसू का घूंट पी कर रह गई, क्योंकि जानती थी कि उसने नमक ज़्यादा नहीं डाला था। रविशंकर जी भी हैरान थे, क्योंकि 3-4 दिन से कामनी के हाथ का बना भोजन सबने चखा था। तभी जया ने व्यंग करके कहा, जब खाना बनाने के लिए घर में नौकर लगे हैं तो तुम अपनी वाहवाही के चक्कर में हमें भूखा क्यों मारने पर तुली हो। सुनकर कामनी असहज सी हो उठी। वहीं खाने की बेंच पर बैठी जया मंद मंद मुस्कुरा उठी। सासू माँ ने तुरंत नोटिस किया और जया से प्यार से पूछा, बहू तुमने अपनी थाली में बस दाल ली है, सब्जी क्यों नहीं ली। जया सकपका सी गई, हड़बड़ी में बोली, माँ जी नमक ज़्यादा था ना, इसीलिए नहीं ली। सास ने रहस्य से मुस्कुरा कर पूछा, तुमने खाने से पहले ही जान लिया कि नमक ज़्यादा है। जया समझ गई कि उसकी कारगुजारी पकड़ी गई है, पर
बात आगे न बढ़े इसलिए सभी चुप रह गए। उस दिन कामिनी को अपने भाग्य और किस्मत पर बहुत रोना आया। कुछ देर बाद इधर जब कामिनी तैयार होने जा रही थी तो सासू माँ ने उसके कमरे में आकर उसे कुछ समारोह लायक साड़ियाँ और गहने दिए और उन्हें पहनकर तैयार होने को कहा। कामिनी ने सासू माँ की आज्ञा के मुताबिक दी हुई सब साड़ियों में से एक पीली रंग की हल्की सी सिल्क की साड़ी चुनी। साड़ी के मुताबिक ही थोड़ा वजन में हल्का हार उठाकर पहन लिया। साथ में मंगलसूत्र पहनकर और थोड़ा सा श्रृंगार करके बालों की लंबी चोटी गूंथ कर झट तैयार हो गई। सादगी में माँ सरस्वती के समान दमकता उसका रूप बहुत सुंदर लग रहा था। हर्ष ने उसे देखा तो अपलक निहारता ही रह गया। हर्ष और कामिनी की जोड़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी। अब जया कामिनी की किरकिरी करने के लिए दुल्हन से भी ज्यादा सज-धज कर आई। वह जानबूझकर अपनी सहेलियों के संग जाकर उसके आसपास खड़ी हो जाती है। फोटोग्राफर भी उन लोगों का श्रृंगार और पहनावा देखकर चकमक हो जाता, उन लोगों की तस्वीरें खींचने लगता। जया व उसकी सहेली ने नौलखा हीरों का हार पहना था। जया के इशारे पर उसकी सहेली वहां बैठी कामिनी को लगभग सुनाते हुए बोली, किसी ने देखा भी है ऐसा हार, ऐसी महंगी साड़ी? दूसरी सहेली बोली, अरे गांव में कुएं से पानी भरने से फुर्सत मिले तब ना। कामिनी का नसीब तो बहुत अच्छा है, पर हर्ष की किस्मत खराब निकली। हंसी उड़ाती हुई जया की सहेलियों की बात हर्ष ने सुना तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने धीरे से कामिनी का हाथ अपने हाथ में ले लिया, मानो जताना चाहता हो कि इनकी बातों का असर मेरे ऊपर जरा सा भी नहीं है। तुम मुझे बहुत पसंद हो। कामिनी को पति का यूं साथ देना बहुत भाया। इसके पहले कि जया के इशारे पर उसकी सहेलियां और कुछ पप्तियां कसती, तभी वहां पर जिला अधिकारी के साथ प्रदेश समाज कल्याण अधिकारी भी आ गए। सभी कैमरे वाले उन्हें देखकर फोटो लेने लगे। रविशंकर जी ने आगे बढ़कर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और नवविवाहित बेटे बहू से मिलवाया। जिलाधिकारी ने कामिनी को तुरंत पहचान लिया। दरअसल कामिनी गांव की महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह और उनके लघु उद्योगों के संबंध में पढ़ी लिखी होने के कारण जिलाधिकारी कार्यालय में समूह की महिलाओं की तरफ से उनकी बात रखने के लिए अक्सर जाती थी। जिलाधिकारी जी कामिनी की इतनी कम उम्र में मेहनत, लगन और निस्वार्थ सेवा भाव देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। उन्होंने हंसते हुए कामिनी को आशीर्वाद देकर रविशंकर जी से कहा, आपने तो कामिनी के रूप में हीरा चुन लिया है। न जाने कितनी महिलाओं और परिवारों की रोजी रोटी आपकी बहू के प्रयासों से सुचारू रूप से चल रही है। उनके साथ आए समाज कल्याण विभाग के प्रदेश अध्यक्ष ने कामिनी जी से निवेदन करते हुए कहा, अगर आपको आपत्ति नहीं हो तो हम आपकी बहू को स्वयं सहायता समूह की प्रदेश समन्वयक नियुक्त करना चाहते हैं। उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा, क्योंकि ऐसे समाज सेवा कार्यों को करने में आपकी बहू ने जो भी मिसाल कायम की है, उसका लाभ अब हमारे दफ्तर के साथ साथ पूरा गांव समाज भी उठाएगा। कामिनी से अपने सभी कार्यों और योजनाओं की रूपरेखा के साथ जीवन वृत्त बना कर देने को कहकर दोनों अधिकारी खूब सारा आशीर्वाद देते हुए चले गए। इधर रविशंकर जी ने बहुत ही फप का अनुभव किया। उधर जया और उसकी सखियों को किसी ने एक नज़र देखा भी नहीं। हीरों का हार तो जया और उसकी सहेलियों ने पहन रखा था, पर कामिनी को असली हीरा का तमगा मिल चुका था। जया को अपनी सोच और कद दोनों बहुत छोटे लगने लगे। उसका दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने का मन हो आया। वह कामिनी से नजर नहीं मिला पा रही थी। कामिनी ने गांव की लड़कियों के प्रति न केवल उसकी सोच बदल दी थी, वरन अपने लिए अपनी जेठानी के दिल में भी सम्मान जगा दिया था। ग्रहों की चाल को कौन समझ सका है भला। आखिर
ब्रह्मांड में सब कुछ ग्रहों की चाल पर निर्भर है। बुध एवं बृहस्पति इन दोनों ग्रहों की शुभ दशा में कामनी का जन्म हुआ था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।